ब्लड प्रेशर, ओ स्टैंड फॉर ओबेसिटी, एस फॉर शुगर, एस फॉर स्टिफनेस। हालांकि ये 3-4 ही बीमारी हमने नाम लिए हैं, लेकिन अगर हम अपने DIP डाइट को नेचुरल कर लेंगे, यानी कि उसमें केमिकल फ्री कर लेंगे, जो काम अभिनव मित्तल जी पिछले कई सालों से कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट है DIP डाइट का, जो रिजल्ट आपका वो कई गुना और बढ़ जाता है। ये हमने अपने हॉस्पिटल में देखा है। और जितनी बार भी हम केमिकल फ्री कर देते हैं अपने पेशेंट के लिए, और केमिकल फ्री करने के लिए हम इन्हीं किसान भाइयों से लेते हैं, चाहे वो दालें हों, चाहे वो मसाले हों, चाहे वो मिलेट्स हो, वो इन्हीं के, क्योंकि उनके खेत हमारे हिम्स मेरठ के आसपास ही हैं, तो इनके खेत से आते हैं और अभिनव जी इसको करते हैं। फिर पेशेंट ने देखा कि यहाँ तो हम ठीक हो गए, घर जाने के बाद तो दोबारा हो जाएगा, वहाँ तो ये किसान भाई हैं नहीं, तो फिर हमने ये पिछले महीने ये डब्बा लॉन्च किया, नेचुरल DIP डाइट फॉर बॉस। इसमें 1 महीने का पूरा राशन है। 1 महीने में एक इंसान जितना खा सकता है, एक हेल्दी इंसान, एक एडल्ट खा सकता है, जितनी दालें, जितने मसाले, जितने मिलेट्स, वो 1 महीने का राशन है। इसका दाम हमने रखा 890। इतना कम दाम इसलिए रख पाए क्योंकि ये हमारे जो किसान हैं, इन्होंने बिल्कुल प्रोडक्शन कॉस्ट पे हमें दिया, तो हमने भी कोई कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं रखा। ये डब्बे का 5 रुपये का कॉस्ट जरूर रहा होगा पैकिंग का, और तब जाकर में 890 मतलब 1000 रुपये से कम में एक एडल्ट 1 महीने तक खाएगा। और उसका साइड इफेक्ट नहीं, साइड बेनिफिट ये हुआ कि उसकी ये सारी बीमारियां भी चली गई, दवाई भी छूट गई, तो इफेक्टिवली उसके पैसे भी बचे और हेल्थ भी बची। तो अब ये कैसे हम करते हैं, कैसे आप भी कर सकते हैं, ये नेचुरल DIP क्या होता है, इन सब की ये किताब है। ये किताब आज हमारे सारे स्टूडेंट को आपको भी मिलेगी, और ऑनलाइन तो जितने सारे ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट हर जगह अवेलेबल है। ये किताब से आपको पता चलेगा कि अगर वो सर्वाइकल कैंसर हो, या रेबीज़ हो, या कोई और इन्फेक्शन हो, या बीमारियां हों, उनसे बचना है तो हमें केमिकल से बचना होगा। और केमिकल से बचना आज की तारीख में भी आसान है, उतना मुश्किल नहीं, क्योंकि आज की तारीख में भी दिलदार जैसे लोग, हकीम जी जैसे लोग, या हमारे मित्र अभिनव जैसे लोग अभी भी हैं इस धरती पे। और मुझे लगता है कि हमें आपको थोड़ी मोटिवेशन लेके, आपके आसपास भी इस तरह के और किसान होंगे जो इसी तरह से उगा रहे होंगे, लेकिन अगर जब हम जुड़ जाएंगे आपस में, तो उनकी पैदावार जब बार बार और लोग खरीद पाएंगे, उनका सप्लाई ठीक से चल पाएगा, तो उन्हें मोटिवेशन मिलेगा, तो ऐसे और लोग भी जुड़ेंगे। इस उम्मीद से ये किताब हमने आज रिलीज़ की। थैंक यू। सो गाइज, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी अक्सर दिल्ली आते रहते हैं, और तरह तरह की जो बुक्स हैं वो जिससे कि लोगों को मतलब अपनी बीमारियों का इलाज मिले नीम के थ्रू, और बाकी चीज़ें हम अक्सर अपने चैनल पे आपको दिखाते रहते हैं। तो आज भी वो एक बुक लॉन्च करने के लिए दिल्ली आए हैं, और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बुक होने वाली है HPV वैक्सीन के बारे में, कि आपको दिखाएंगे क्या कुछ वो बोलेंगे इसको। और ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं उनके बारे में उन्होंने बोला है कि किस तरीके से ऑटिज्म को भी ट्रीट किया जा सकता है, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं, जैसे कि आप उनकी बातें जानते ही हैं कि नीम के थ्रू ही सबका इलाज किया जा सकता है। तो देखते हो क्या कुछ बातें करते हैं, तो बने रहेगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। पूरे देश में 40 साल से ऊपर उम्र का एक भी ऑटिज्म का बच्चा दिखा दो। बच्चा अभी तो 40 साल का इंसान हो गया होगा वो, लेकिन ऑटिज्म तो क्योरेबल नहीं है। दिखा दो, आप एक भी दिखा दो पूरी दुनिया में, आप जो भी दिखाओगे वो 20 साल के नीचे होंगे, हद से 24 साल के होंगे, उससे ऊपर के नहीं होंगे। जैसे जैसे नंबर ऑफ वैक्सीन बच्चों में बढ़ती गई, जब मैं पैदा हुआ था 3-4 वैक्सीन लगे थे, हमारी बॉडी ने झेल लिया। आज के बच्चे जो पैदा होते हैं 30-40 वैक्सीन लग जाते हैं, बॉडी नहीं झेल पाती अधिकतर बच्चों को। और जब बच्चे झेल नहीं पाते, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट आज की तारीख में हर 10 में से एक बच्चा ADHD, हर 100 में से एक बच्चा ऑटिज्म। भारत का मैं फिगर बता रहा हूँ, US में तो 70 वैक्सीन लगते थे पिछले जनवरी से पहले तक, 70, और US में हर 12 में से एक बच्चे को ऑटिज्म, 12 में से, राइट। तो फिर ट्रंप ने 21 जनवरी को से पहले ऐलान किया कि बच्चों को 60 वैक्सीन नहीं लगाने, 60 हटा दिया। क्यों? क्योंकि बच्चों को ऑटिज्म हो जाता है, कारण भी दिया उन्होंने, है ना। तो जहाँ से वैक्सीन आया है वही देश है वैक्सीन को हटा रही है। इससे आपको समझ आ रहा होगा कि ये रियल महामारी है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये ठीक हो सकती है। आज ऐसे बच्चों से आप मिलेंगे जो इसके शिकार हुए, वैक्सीन की वजह से हेल्दी तो पैदा हुए थे, लेकिन उसके बाद जो भी कुछ उन्होंने किया, हमारे यहाँ पे जो सर्टिफिकेट इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये सारा कुछ सीखा है। अभी तो आपका कॉन्वोकेशन है, कॉन्वोकेशन के लिए आप आए हैं, आपने तो सारा सीखा है, तो आपने देखा है किस तरह छोटे बच्चे ऑटिज्म वाले थोड़े दिनों के अंदर पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। ऐसे बच्चे यहाँ भी हैं, आपको मिलाऊंगा भी, वो मिलेंगे भी आपसे, स्टेज पे भी आएंगे थोड़ी देर बाद। तो खैर, जब भी कभी इतिहास में देखा गया है
अगर उस वक्त के जो मौजूदा जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में अगर किसी ने किसी सुपरस्टिशन को, उस वक्त की जो सुपरस्टिशन थे, उस वक्त अंधविश्वास को चैलेंज किया, तो पूरी एक कम्युनिटी जिनको फ़ायदा हो रहा होगा वो अपोज करेगी, विरोध करेगी, उसे दबाएगी। ये जो ऑटिज्म की इंडस्ट्री है भारत में करीब 4 लाख करोड़ रुपए है, 4 लाख करोड़। ये 4 लाख करोड़ जिन जिन के जेब में जाते होंगे उनको ये कॉन्फ्रेंस पसंद नहीं आएगा। सोच के देखिए, अगर ऑटिज्म और ADHD के बच्चे यूं ही ठीक होने लगे, घर पे ठीक होने लगे, तो वो जो 4 लाख करोड़ पर ईयर का जो इंडस्ट्री है वो धराशायी हो जाएगा। तो वो इंडस्ट्री क्या करेगी? कैंपेन करेगी, नेगेटिव कैंपेन कर ही रही है हमारे खिलाफ, है ना, वीडियो डालेगी, नीम खाने से कुछ होता नहीं है, ये तो झूठ बोलते हैं। हमने उनको चैलेंज किया कि हमारे कॉन्फ्रेंस में आइए, नहीं आते तो लाइव जुड़िए, हमारे बच्चों से मिलिए, सारा डेटा लेके मैं आया हूँ। ये डेटा मेरे पास है पेन ड्राइव में, हमारे 5000 बच्चे, 5000 बच्चे, 5000, राइट। और ये डेटा में उनका फ़ोन नंबर है, उनका एड्रेस है, पहले की परिस्थिति है, अभी की परिस्थिति है, पहले का मेडिकल रिकॉर्ड्स है, जो कि मेडिकल रिकॉर्ड को हम बदल ही नहीं सकते, स्पेशल स्कूल में जाते हैं वो सारा कुछ है, क्या क्या दवाइयाँ उन्होंने ली, कौन कौन सी वैक्सीन ली, एवरीथिंग इज देयर है। हमने इस कॉन्फ्रेंस से पहले हमेशा की तरह जितने भी मेडिकल एसोसिएशंस हैं भारत में, मेडिकल काउंसिल्स है, हेल्थ मिनिस्ट्री है, सबको पत्र लिखा विद एक्नॉलेजमेंट डाला, होता है ना रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट, ताकि वो डिनाई ना कर पाए कि हमें तो पत्र मिला ही नहीं। ईमेल भी दिया कि आओ हमारे कॉन्फ्रेंस में, देखो हमारे बच्चे ठीक हो रहे हैं। लेकिन यहाँ है कोई आया नहीं, अभी तक आया क्या? किसी सीट के आसपास देखिए, ऊपर नीचे आ नहीं सकते, क्योंकि ये सत्य है, विरोध कर सकते हैं, बोलेंगे हमारे पास समय नहीं है। जब वीडियो बना रहे हैं हमारे खिलाफ, तो कैसे समय है? तो उससे अच्छा सारे लोग एक बार आ जाओ, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो आके आप ये सिद्धि कर दो गलत है, कम से कम लोगों को क्लैरिटी तो होगी, क्लियर तो होगा। आने नहीं वाले, बिकॉज ये सत्य है। लेकिन इस चीज़ के लिए हमें और आपको, हमारे जो स्टूडेंट नए बने हैं, हमारे जो क्लिनिशियन, आपको तैयार रहना चाहिए कि आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जो मेन स्ट्रीम का काम नहीं है, जो अंधविश्वास को ठीक करने वाला काम है। तो उस काम में बाधाएं आएंगी, जैसे गैलीलियो का आया था 1633 में, जब उन्होंने पहली बार बताया दुनिया को कि अर्थ के चारों तरफ सूर्य नहीं घूमता है, अर्थ सूर्य के चारों तरफ घूमता है। जब पहली बार बताया था तो उस वक्त रोमन कैथोलिक चर्च, जिनका ये बिलीफ सिस्टम था कि अर्थ सेंटर पॉइंट है और सूरज बाकी सब इसके चारों तरफ घूमते हैं, जब उनका बिलीफ सिस्टम पे प्रहार हुआ, वो गलत साबित हो गया, तो कैथोलिक, रोमन कैथोलिक चर्च ने गैलीलियो को उम्र कैद सुना दिया, उम्र कैद। और वो करीब 9 साल जिंदा रहे, तो अपने घर पे ही वो कैद थे, और आखिरी के कुछ समय में तो वो अंधे भी हो गए थे। और उसके काफ़ी साल बाद तब उनकी जो खोज थी उसको एक्नॉलेज किया गया, और ये तब से अब तक एस्टेब्लिश्ड है कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, नॉट द अदर वे। तो जब भी प्रचलित सुपरस्टिशन को आप चैलेंज करेंगे, तो आप तैयार हो जाइए कि भाई विरोध तो आएगा उनसे जिनको इस सुपरस्टिशन से बेहद फ़ायदा हो रहा हो। मैं कोई गैलीलियो नहीं हूँ, मैंने कोई ऐसा बड़ा खोज नहीं किया, लेकिन जो चीज़ें सत्य हैं उनको दबाई हुई हैं, उसको छुपा, जहाँ भी छुपा है उठा के आप तक पहुँचा रहा हूँ, आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं। तो हमें कोई नई चीज़ करने की, नया खोज करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ हमारे पृथ्वी में है। हमारे पूर्वजों ने लिख के, आयुर्वेद के नाम पे बोले या यूनानी के नाम पे बोले, लिख के गए हैं, लेकिन वो कहीं दबी हुई है। इंटरनेट पे तो नहीं मिलेगा वो, क्योंकि इंटरनेट पे वही मिलेगा जो वो आपको दिखाना चाहते हैं। तो ये बात आपको हमें समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे इस सब को ध्वस्त करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे आसान तरीका है कि ये शुरू जहाँ से हुआ है उसकी जो नींव है, उसकी जो जड़ है, उसको अगर हम काट देंगे, ये कितना बड़ा ही पेड़ बन गया हो, ये सुपरस्टिशन का खेल बन गया हो, वैक्सीन का खेल, जड़ पे अटैक करना पड़ेगा, फिर सब कुछ धराशायी हो सकता है। तो जड़ पे अटैक करेंगे। जड़ कब है? 1900 से की शुरुआत की बात है, जब पहली बार की वैक्सीन नाम के कोई खेल शुरू हुआ था, 1900 तब शुरू हुआ था। और सबसे पहले कुत्तों का काटा तो वैक्सीन लगाना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था। उसके बाद से एक करके वैक्सीन आते गए। अब तो आप देख रहे हैं हर कुछ महीने में वैक्सीन जुड़ते ही जा रहे हैं। तो वहीं से शुरू करते हैं कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। 15,000 साल पहले से इंसान कुत्ते के साथ रहता आया है। हमारा जो इतिहास है कुत्तों के साथ, हम लोग एक साथ रहते हैं, डोमेस्टिकेटेड होके या गली में साथ साथ। 15,000 साल से हम कुत्तों के साथ हैं, कुत्ते हमारे साथ हैं। लेकिन वो समय है जब लिखना शुरू नहीं हुआ था, लिपियाँ शुरू नहीं हुई थी, राइट। लेकिन 5,000 साल पहले से लिपियाँ शुरू हो गई थी। और वो लिटरेचर आगे मैं दिखाऊंगा, उस लिटरेचर में ये तो आ गया था कि कुत्ते के काटने से कभी भी मौतें भी होती हैं।
ये एस्टैब्लिश हो गया था 5000 साल पहले ही कि कुत्ता अगर काटेगा तो किसी की मौत हो सकती है, कोई बीमार पड़ सकता है। ये यानी कि ये वाली जो अंडरस्टैंडिंग है ये आज की नहीं 5000 साल पहले की है, 5000 राइट। और तभी इसका सोल्यूशन क्या है, उसी 5000 साल पहले भी है और लगातार तब से लेकर अब तक सोल्यूशन अलग अलग शास्त्रों में लिखे जा चुके हैं। और ये जो रेबीज वैक्सीन का खेल है ये सिर्फ 50 साल पुराना है, 50 ईयर्स। 50 साल से पहले मास में ये वैक्सीन वगैरह थी नहीं। याद कीजिए मेरे उम्र के लोग 50 साल से ऊपर जिनकी उम्र है कि तब 14 इंजेक्शन लगते थे, 14 उससे पहले 21 इंजेक्शन लगते थे। कुत्ता काटा तो इंजेक्शन लगाना है, उसका नाम वैक्सीन है क्या है वो किसी को नहीं पता, कुत्ता काटेगा तो इंजेक्शन लगाना है। ये दिमाग में बैठा हुआ था, जैसे हमारे दिमाग में बैठा है काला काला बिल्ली अगर आपका रास्ता रोकी तो हमें रुक जाना है, दिमाग में बैठा हुआ है ना, हम रुक भी जाते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। कोई छींकेगा तो हमें रुक जाना है, हमारा काम शुरू होने से पहले कोई छींक दिया तो ये स्टॉप। तो इस तरह से दिमाग में ये बैठ गया है कि अगर कुत्ता काटा तो 14 इंजेक्शन तो लगे, पेट में लगता था घुमा घुमा के, है ना। अब 14 इंजेक्शन लग गए अलग अलग ड्यूरेशन में, तो अब हम प्यूरिफाइड हो गए। ये वाला जो एक प्रथा है, ये आस्था, ये अंधविश्वास, ये शुरू हुआ 50 साल पहले। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो जितने सारे मॉलिक्यूलर टेस्ट होते हैं, इन टेस्ट में करीब 1900 के शुरू में ये आया कि भाई एक वायरस की खोज हुई है जिसका नाम रेबीज़ है और ये कुत्तों के मुंह में पाया जाता है। और ये अगर वो रेबीज़ कुत्ते के मुंह से, वायरस तो कुत्ते ने बनाया नहीं है, वो तो पृथ्वी में हर जगह है, वायरस कुत्ते ने नहीं बनाया, वो कुत्ते का बॉडी की प्रोडक्शन नहीं है, वो तो कहीं भी है, राइट। वो तो जैसे बाकी वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये अपने आप में दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और वो लेकिन ये वाला कुत्ते के जीभ में, मुंह में, दांत में ये वाला वायरस रहना पसंद करता है। और ये वाला वायरस रेबीज का वायरस हमने खोज लिया है। और फिर साथ ही साथ आप लिख दिया कि इसका जो इलाज है, एक पर्टिकुलर वैक्सीन है, उसको लगा दो तो उसके बाद वो इंसान जिंदा रहेगा, नहीं तो मर जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ये पाया गया, मेडिकल इंडस्ट्री या मेडिकल साइंस ने पाया कि जिसे हम रेबीज बोल रहे हैं वो एक रेबीज नहीं है, वो तो कई सारे हैं। ये सारी लिस्टिंग मैंने की है कि जैसे समय बीतता गया, अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह के रेबीज के भी वैरायटी लिस्ट होती गई। टोटल अभी तक 18 वैरायटीज लिस्ट हो चुकी हैं। जिस तरह से मान लीजिए कोई एलियन आता है किसी और प्लैनेट से, वो आके भारत में आता है, सो छोड़े इसको, मान लो अफ्रीका में आता है, तो देखते हैं कि भाई हमने यहाँ पे देखा एक प्रजाति है जिसे हम इंसान बोल सकते हैं, और ये काले होते हैं, लंबे होते हैं, बाल छोटे छोटे गोल गोल होते हैं, हमने ये पाया है। दिमाग में बैठ गया कि इंसान नाम का कोई है, पृथ्वी में रहते हैं, वो काले घुंघराले बाल होंगे, लंबे होंगे और लंबे चौड़े होंगे, तो वो इसे इंसान बोलेंगे। लेकिन जब वो एलियन पृथ्वी के दूसरे हिस्से में घूमेगा, अमेरिका पहुंचेगा, नहीं वो गोरे भी होते हैं, इधर आएगा नहीं सांवले भी होते हैं, चाइना में जाएंगे छोटे भी होते हैं सब इंसान ही। जिस तरह से गोरा इंसान भी इंसान है, काला इंसान भी इंसान है, छोटा इंसान भी इंसान है, मोटा इंसान भी इंसान है, जितना वो भ्रमण करता जाएगा उतनी इंसान की वैरायटी दिखेगी ना। ठीक है, इसी तरह से जितना खोज करते गए आखिरी रेबीज वायरस 2023 में KBLV डिस्कवर किया गया। अरे ये भी तो एक है, अरे एक और तरह का वायरस पाया गया, ये रेबीज का एक छोटा भाई बहन है। जो ओरिजिनल बात तो वो काला बोरा वाला नीग्रो है जो कि अफ्रीका में वो लैंड किए थे, उसके बाद और वैरायटी, लेकिन है सारे वो इंसान ही। ठीक इसी तरह से है सारे वो रेबीज के ये 18 वैरायटीज, पिछला वैरायटी तो 2-3 साल पहले ही डिस्कवर हुआ था। और जिस प्रकार सिर्फ 18 वैरायटी डिस्कवर हुआ, क्या आपको लगता है और नहीं होंगी, खत्म होगी? अब जितना ढूंढेंगे और मिलेंगी, जितना एक्सप्लोर करेंगे और मिलेगा, हजारों में मिलेगा। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो वैक्सीन आपको लगाने की बात करते हैं रेबीज का, वो वैक्सीन की थ्योरी ये है कि इन 18 से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 18 में से जो पहला वाला है ये वैक्सीन तो उसी के लिए बना है, बाकी 17 वो हमें कुछ नहीं पता। तो ये एजम्पशन है कि कभी कोई कुत्ता काटेगा तो वो 18 में से वो पहला वाला ही आपके बॉडी में भेजेगा। तो अगर आप ये मान भी लेते हैं कि रेबीज के या कुत्ते काटने के बाद वैक्सीन इफेक्टिव है, तो याद रखिए उनके हिसाब से भी वैक्सीन इफेक्टिव है अगर इन 18 में से वो पहला वाला अगर कुत्ते की बॉडी से आपकी बॉडी में आया। समझ रहे हैं मेरी बात, है ना? तो पहले वाले के अगेंस्ट ही प्रोटेक्शन है, अगर तो प्रोटेक्शन है। पहली बात तो वो प्रोटेक्शन है कि नहीं, उसमें बात करेंगे, लेकिन अगर प्रोटेक्शन है तो उनके हिसाब से भी। मान लो आप किसी डॉक्टर पास चले जाते हैं जिनको थोड़ी आइडिया है, तो उनको बोलेंगे देखिए इतने सारे वायरस हैं, मुझे कुत्ते ने काट लिया, ये तो पता नहीं कि इनमें से किसने काटा है, कौन सा वाला वायरस गया है। तो
तो बोलेगा भाई इनमें से जो है ना ये वाला जो है ये RABV, राइट। सो ये जो है इसी का ये वैक्सीन इफेक्टिव होगा, बाकियों का नहीं होगा, कुछ नहीं पता हमें, इसी के लिए बना है। तो पहली बात तो यही साबित हो जाता है कि, और 18 जो वो 18 है कि नहीं ये भी नहीं पता हमें। समय बीतता जाएगा, आज से 2 साल बाद फिर कॉन्फ्रेंस करेंगे, 2 वायरस के नंबर चढ़ जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो अभी पैदा हुए हैं, वो तो पहले से ही हैं, लेकिन हम ढूंढ नहीं पाए हैं। यू टू अंडरस्टैंड दिस। वो पहले भी थे 4000 साल पहले, वो आज भी हैं, वो आगे भी रहेंगे। लेकिन आप डिस्कवर कर रहे हो तो आप ये सोच रहे हो कि ये आज ही अचानक कहीं से पैदा हो गए, ठीक है ना। जैसे वो एलियन जैसे जैसे घूमता जा रहा है पृथ्वी में, तो वैसे वैसे नए तरह के लोग मिलते जा रहे हैं, उसे लग रहा है कि ये आज ही मेरे लिए तो आज ही डिस्कवरी है। डिस्कवरी कैन बी टुडे बट दे वर प्रेजेंट सिंस इटर्निटी, वो पहले से ही मौजूद हैं, राइट। तो जब आपको कोई कुत्ता काटता है और आप वैक्सीन लगाते हो तो आपके दिल में वही आ जाता है अंधविश्वास, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, अपने वैक्सीन लगा लिया तो सब ठीक ही होगा, है ना, भूल जाते हो उसको। जबकि असलियत ये मैं नहीं बोल रहा, सारे लोग एग्री करेंगे जितने भी डॉक्टर्स हैं कि दैट इज ओनली फॉर दिस, इफ एट ऑल इट इज इफेक्टिव, राइट। तो पहली बात तो इफेक्टिव है ही नहीं, और इफेक्टिव है तो इसके लिए, और बाकी 17 और आने वाले जो डिस्कवर होंगे ऐसे भी तो होंगे, और रेबीज के अलावा और भी तो वायरस में होंगे, उनका क्या, राइट। तो ये वाली सोच दिमाग में जब आएगी तो आप देखेंगे, ये पाएंगे ये डर का खेल है। डरा दो कि भाई कुत्ते ने काटा वैक्सीन लगाओ। जब इंसान डर जाता है तो सूझबूझ होश हो जाता है, जैसा बोलेंगे वैसे करेगा। एक बहुत बुद्धिमान इंसान भी जब डर जाता है तो वो पूजा पाठ करने लगता है, मंदिर जाने लगता है, कहीं आस्था हो सकता है वो, बट उसको साइंस का नाम नहीं देना चाहिए। वो आस्था हो सकता है, अपना बिलीफ हो सकता है, सबका जो बिलीफ है उसका हक है, वो बिलीव करे, लेकिन उसको साइंस ना बोले कि मैं मंदिर जाता हूँ, मिठाई लेता हूँ क्योंकि ये साइंटिफिक है, वो ना बोले। जबकि मेडिकल साइंस वर्ड यूज कर रहे हैं, मेडिकल आस्था तो नहीं यूज कर रहे, राइट। मेडिकल प्रथा तो नहीं यूज कर रहे, मेडिकल ट्रेडिशन तो नहीं बोल रहे, मेडिकल साइंस बोल रहे हैं, तो साइंस की भाषा में तो फिर बात करनी पड़ेगी। तो ये सारा एक डर का खेल है कि इंसान को अगर डरा दो तो उसकी सूझबूझ बुद्धि गायब हो जाती है, फिर उससे जो चाहे आप करा सकते हो। इसका जो सबसे रिसेंट उदाहरण है आपके आंखों के सामने आपने जिया है, देखा है, और खैर जो मैं बताता जा रहा हूँ ना उन सबके एविडेंसेस भी देता जा रहा हूँ साथ साथ, राइट। तो जैसे आज से याद कीजिए 5 साल पहले, 6 साल पहले, 2020 मार्च का ये आप देख रहे हैं कि जैसे ही किसी को डायग्नोस हुआ उस वक्त ऐसा डर पैदा कर दिया टीवी के माध्यम से कि जैसे ही किसी को पता चला कि मुझे कोरोना पॉजिटिव बताया गया, हॉस्पिटल में अपना रिपोर्ट लेने गया पॉजिटिव, तो हॉस्पिटल से छलांग लगा दिया। ये रिपोर्ट है सब जगह हॉस्पिटल से छलांग लगा दिया, ये रिपोर्ट है गुजरात में हॉस्पिटल से छलांग लगा दिया, और ऐसे कितने रिपोर्ट आपके आंखों के सामने आए। मतलब कोविड पॉजिटिव होना ज्यादा भयानक है मरने से भी, आप समझ रहे हैं। मतलब डर इतना कोविड का हो गया कि मौत का तो उतना डर नहीं है, यानी कि इंसान को कोविड पॉजिटिव होना मंजूर नहीं है, मरना मंजूर है। तो याद रखिए जब आपको ठीक ठाक डरा दिया जाए तो आपकी जान और आपकी माल लूटना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि आपका जो होश है, आपका जो एक इंटेलेक्ट है, वो कहीं शून्य हो जाता है। तो ये सारा कुछ चल रहा था, आप सब देख ही रहे थे, अपने टीवी में बड़ा एंजॉय भी कर रहे थे कई लोग कि वुहान में चल रहा है, जैसे कोई डरावनी मूवी देख रहे हो। लेकिन साथ ही साथ ये भी अनाउंसमेंट चल रहा था कि भाई हमारे देश में भी मॉल बंद कर दिए जाएंगे, स्कूल बंद हो जाएगा, आने वाली होली में आपको नहीं होली खेलना, ये फैल सकता है, वो फैल सकता है। अभी 1-2 केस पकड़े गए, राइट, तो उनको क्वारंटाइन किया गया। फिर पहली बार जीवन में आपने PPE किट नाम की कोई चीज़ होती है, पॉलिथीन की तरह या रेनकोट की तरह, वो आपने देखा, राइट। पहली बार ध्यान किया ऐसा भी कुछ होता है। तो वो दिन था जब ये तो मुझे पता ही था कि ये सब चीज़ें हैं जो खेल शुरू हो गया है। तो लेकिन ये खेल शुरू हो गया तो ये लोगों तक बताना ज़रूरी, ये खेल है, असली नहीं है। और फिर 5 मार्च 2020 अपॉइंटमेंट लेके पार्लियामेंट में गया, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया हर्षवर्धन जी से मिला मैं कि ये जो आप बता रहे हैं और ये टीवी में देख रहे हैं, और कुछ 5-7 लोगों को क्वारंटाइन करके भी रखा हुआ है स्पेशल पता नहीं कौन से वार्ड में, तो ये सब तो झूठ है, ये सब तो खेल है। और खांसी जुकाम को ही ऐसे बढ़ा चढ़ा के ऐसे बताया जा रहा है। तो उनका जवाब था, याद रखिए जो भी बोल रहा हूँ ये लाइव है, तो ये मत सोचिए कि इस बंद कमरे में कुछ भी बोला जा रहा हूँ, ठीक है ना। दीज ऑल शुड बी कैन बी वेरीफाइबल, इट इज़ वेरीफाइबल, ये वेरीफाई कर सकते हैं।
वहाँ के पार्लियामेंट के वहाँ पे रजिस्टर में नाम चेक कर सकते हैं। ये जो बोल रहा हूँ ये ऑन रिकॉर्ड हुआ था, उसका वीडियो ऑडियो मेरे पास आज भी है कि मैंने कहा ये खेल है और इसको सिद्ध मैं कर सकता हूँ। तब तक मुझे नहीं पता था कि इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री भी जुड़ी हुई है, ये नहीं पता था। मैं इसको सिद्ध कर सकता हूँ। जहाँ जहाँ लोगों को क्वारंटाइन करके रखा अपने 4-5 लोगों को अलग अलग हॉस्पिटल में, आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ना तो मास्क लगाऊंगा ना पीपी किट लगाऊंगा, मैं और मेरे जो एक्सपर्ट्स आएंगे या मैं अकेला आ जाऊंगा और उनके साथ रहूंगा जब तक उनकी खांसी जुकाम बुखार सारे सिम्टम गायब न हो जाए। मैं रह के दिखाऊंगा। 3 स्टेप फ्लू डाइट आपको पता ही है, जो CIM हमारे स्टूडेंट हैं। तो उनका जवाब था कि ये हम नहीं कर सकते, इंटरनेशनल मामला है। मुझे भी पता है, डॉक्टर हैं खुद भी, कि ये तो एक मामूली खांसी जुकाम बुखार है, लेकिन इंटरनेशनल मामला है, WHO जो बोलेगी वही हम करेंगे। तो यहाँ पे बात ख़त्म हुई और मैं वहाँ से निकल गया। अब ये पता चल गया कि भाई ये तो हेल्थ मिनिस्ट्री भी शामिल है। एज ए कॉमन मैन मैं क्या कर सकता हूँ, ये तो एक दरवाज़ा तो बंद ही है। तो ऐसे टाइम पे मुझे लगता है हमें याद कर लेना चाहिए अपने पूर्वजों को या अपने पिछले जनरेशन को, भगत सिंह को, चंद्रशेखर आज़ाद को या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को। वो भी एक टाइम पे कॉमन मैन ही हुआ करते थे, उन्होंने भी कुछ ना कुछ किया। ये सोच के नहीं बैठ गए कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा तो कुछ हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार ये मार्च का ही महीना था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आर्मी तैयार कर ली और लेके मार्च के महीने में भारत में आके अंग्रेजों के खिलाफ अटैक कर दिया। 1944 की बात है, यही महीने की बात है मार्च की। तो थोड़ी सी इंस्पिरेशन लेके आज के भगत सिंह, आज के चंद्रशेखर आज़ाद, आज के सुभाष चंद्र बोस तो आप ही हैं, हम ही हैं, हम ही वो रोल प्ले करना पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा, हम ही में से आएगा, ये तो याद रखना पड़ेगा आपको। 7 मार्च यानी कि आज के दिन 2020, उस दिन भी सैटरडे था, आज भी सैटरडे है, हमने नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट को स्टार्ट किया, राइट। दैट इज द फाउंडेशन डे कि हमें अपनी आर्मी तैयार करनी पड़ेगी। हमारे अपने लोग जिनको सही बात ट्रेनिंग दे के जो घर घर पहुँचे, और आप में से भी कई सारे थे, हाथ रेस कीजिए, आप में से थे तो यहाँ पे कई सारे थे, ये तो यहाँ पे पीछे भी हैं, उधर पीछे भी बैठे हैं। आप लोग सब 2020 से जुड़े हैं, राइट, इस फाउंडेशन डे से। और हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे कम से कम एक एक्सपर्ट, जितनी हमारी हिम्मत थी, जितनी हमारी पहुंच थी, आप सब लोग मिलके, और ऐसे करीब 800 लोगों की टीम हर डिस्ट्रिक्ट में घर घर जाके उनका मास्क उतार के 3 स्टेप फ्लू डाइट दे के लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन करके उनको ठीक करने का काम हमने लिया हाथ में। और साथ में ये बताने का कि ये खेल है और खेल क्यों है, ये भी अवेयरनेस अलग अलग तरह से फैलाया। और तब देखा ये मिनिस्ट्री में क्या चक्कर चल रहा है कि ये एक ऐसी जगह बना ली जहाँ पे सैनिटाइजर अलाउड नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग अलाउड नहीं, हाथ मिलाना पड़ेगा, साथ में खाना खाना पड़ेगा, डांस भी करना पड़ेगा, सारा कुछ उल्टा कर दिया तो रिजल्ट भी उल्टा आ रहा होगा, लोग मर रहे होंगे। फिर इस हमारे सेंटर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आयुष मिनिस्ट्री से एक टीम आई। उन टीम ने फिर मुआयना किया, ऑब्जर्वेशन स्टडी किया, बाकायदा देखें कि ये क्या कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। 3 स्टेप फ्लू डाइट, वहाँ दवाइयाँ थी नहीं, सिर्फ सिट्रस फ्रूट जूस एंड कोकोनट वाटर, यही था दवाई हमारी। और जब उन्होंने देखा फिर 3 महीने बाद उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की कि ये उस जिसमें लिखा कि हफ्ते में ज़्यादातर लोग ठीक हो रहे थे, और उसमें डांस भी था, सिंगिंग था, इवन शादी भी कराई वहीं पे, और कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं हुआ, कोई भी मरा नहीं, और ये सक्सेसफुल रहा। और आगे इन फ्यूचर दोबारा कभी कोविड या इस तरह की बीमारी में ये 3 स्टेप फ्लू डाइट ये दिया जा सकता है। ये लिखित में उन्होंने ऑब्जर्वेशन स्टडी का रिपोर्ट जारी किया। जारी करने के बाद हमने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आचार्य मनीष जी आप ही थे, है ना, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश दुनिया को बताया भाई अब तो ये दस्तावेज सरकारी भी आ गया है जो हम बोलते आ रहे थे, है ना। और उसके बाद जब ये जाहिर हो गया कि भाई ये तो कोरोना नहीं था, ये तो फ्लू था, और ये सारा कुछ रिटर्न में है, तो फिर अगले 2 दिन बाद आयुष मिनिस्ट्री ने एक प्रेस विज्ञप्ति हमारे अगेंस्ट जारी किया 28 जुलाई 2021, जिसमें लिखा कि हाँ हमने ऑब्जर्वेशन स्टडी किया था, हाँ कुछ ऐसे हमने ऑब्जर्व किया, लेकिन अभी ये हमने अप्रूव नहीं किया, हम इस पर और स्टडी करेंगे और गहन अध्ययन करेंगे फिर अप्रूव करेंगे। लेकिन अब ये बात है 2021 की, आज 5 साल भी हो गए, अभी तक उसमें गहन स्टडी पूरी नहीं हुई। तो यहाँ पे समझना होगा कि कोई चीज़ का आसान अगर कोई सोल्यूशन है भी तो सोल्यूशन आप तक ना पहुँचे, उसके लिए किस तरह का खेल खेला जाता है। तो ये सारी जो खेल है, धन्यवाद। तो ये सारा लिखित आप इंटरनेट में सर्च करेंगे तो वो सब आपको सारे प्रोपेगेंडा मीडिया मिल जाएगा कि भाई नहीं अभी अप्रूव नहीं किया, अभी तो कढ़ाई भी दवाई भी कढ़ाई भी यही चलने दो, है ना, जब उनकी पोल खुलने लगी। और उसी दौरान हमने
कई सारी किताबें 2020 की किताबें हैं ये सारी रिलीज़ की। और इसमें फिर जब मंकी पॉक्स आया तो मंकी पॉक्स की किताब रिलीज़ की। मंकी पॉक्स का खेल को एक्सपोज करने के लिए डॉक्टर नमिता है, प्लीज़ कम। डॉक्टर नमिता MBBS MD है, तो इन्होंने वॉलंटियर की कि मैं अपनी ब्लड देती हूँ मंकी पॉक्स का टेस्ट करने के लिए। इनके ऊपर जब टेस्ट 25 बार किया गया तो ये दुनिया की पहली मंकी पॉक्स पॉजिटिव डॉक्टर बन गई। तो मतलब ये कि अगर आप मंकी पॉक्स वाला टेस्ट अगर 25 बार कर देंगे किसी एक इंसान पे तो चांसेस आर कि मंकी पॉक्स पॉजिटिव आ ही जाएगा। बोलने का मतलब ये है कि अगर हमें ये दिखाना हो कि हमारे देश में 1 लाख मंकी पॉक्स पॉजिटिव केस है तो कितने टेस्ट करने पड़ेंगे 1 लाख के लिए? 25 लाख करने पड़ेंगे हर 25 में से एक, है ना। तो इस तरह से प्रूफ के साथ हमने पिछले साल जब HMPV का खेल शुरू हुआ था तब भी ऐसे हमने किया थे और वो किताबें रिलीज की। ये किताबें आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, मेरे वेबसाइट से भी ले सकते हैं। ये सारा कुछ मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारे रीसेंट मेमोरीज हैं आपकी। ये सारे चीज़ों को आपने जिया है, देखा है अपने आप सामने प्रोपेगेंडा मीडिया में क्या चल रहा है, लेकिन असलियत क्या है इसमें दर्ज है, राइट। अगर इसमें से कुछ भी झूठ होता तो मैं यहाँ पे खड़ा होकर ये भाषण दे नहीं पाता। ये बात को आपको समझना पड़ेगा और ये वैसे भी ये सारे एविडेंस बेस्ड है। तो आज का जो 2 सवाल है, सिर्फ 2 सवाल को हम पड़ताल करते हैं पहले। उन 2 सवाल के जवाब के अंदर मुझे लगता है कि आपको इससे जुड़ी हुई हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। वायरस की दुनिया का हर सवाल का जवाब इसी 2 सवालों में मिलेगा। ये 2 सवाल बड़े महत्वपूर्ण है आपके लिए। पहला सवाल ये है, इफ अ रेबीज डॉग बाइट्स एंड यू कैच द रेबीज, इज द डेथ इनएविटेबल, इज इट डेंजरस? अगर कोई पकड़ कुत्ता को काट ले और आपको रेबीज हो ही जाता है तो क्या मरना तय है? क्या ये खतरनाक है? एक सवाल है। हालांकि आपका ऑब्वियस आंसर क्या होगा, हाँ खतरनाक है, मर ही जाएंगे, ये तो हो गया ऑब्वियस आंसर। क्या लेकिन ये क्या वाकई में ऐसा है? दूसरा सवाल, इन मॉडर्न एलोपैथी ट्रीटमेंट वैक्सीन देते हैं या फिर RIG देते हैं, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, इसके बारे में बात करेंगे। इफेक्टिव अगेंस्ट द वैक्सीन अगेंस्ट द रेबीज, क्या ये इफेक्टिव है? अगर रेबीज हो जाए या पागल कुत्ता या काट ले तो ये वैक्सीन इफेक्टिव है क्या? और क्या ये सेफ है, लगाना चाहिए? तो ये 2 सवाल के अंदर छुपे हैं कई सारे राज, और ऐसे राज जो जिसको अगर हमें उसको खोलना है तो आज से 4000 साल पहले से जब से लिपियाँ लिखी गई वहाँ से जर्नी शुरू करनी पड़ेगी। जहाँ से लिपियाँ लिखी गई वहाँ से जर्नी शुरू करेंगे तो इंटरेस्टिंग है। ये करीब 4000 साल पहले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो लिखे गए थे लिपियाँ, उनमें ये लिखा गया था कि कुत्ते के मुंह में जैसे कोई बीज होती है, कुछ चीज़ होती है, जब वो किसी को काटता है तो वो उससे ट्रांसफर हो जाता है, जिससे बीमारी हो सकती है, मौत हो सकती है। ये 4000 साल पहले लिखी गई थी। और ऐसा ये भी बेबीलोनिया, क्योंकि अभी इराक का पार्ट है, 4000 साल पहले यही लिखा था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आपका कुत्ता पागल हो जाता है, आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और किसी भी इंसान को काट देता है और वो इंसान मर जाता है, तो आपको करीब 40 शेकल्स देने पड़ेंगे उसके घर वालों को। 40 शेकल मतलब 1 शेकल मतलब 10 ग्राम सिल्वर, 800 रुपये। 40 शेकल मतलब कितने रुपए हो गए? 3000 रुपये। तो 3000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर वो स्लेव है, अगर किसी का गुलाम आदमी को काट लेता है तो गुलाम इंसान के पूरे ऑर्डर को 15 से ही काम चल जाएगा। 15 शेकल मतलब कितना हुआ? 1000-1200 रुपये देने से काम चल जाएगा। तो ये स्क्रिप्ट से ये पता चलता है कि हाँ मौत तो हो सकती है, तभी जाके ये सारी बात लिखी होंगी, लेकिन इतना कम पैसा देना पड़ेगा। इससे ये भी साबित होता है कि मौत रेयरली होगी, मौत उसी की होगी जिसकी इम्यूनिटी बड़ी खराब होगी। खैर ये सारी सोच वाली बात है। 1000 साल पहले 865 to 925 AD के बीच में ये लिखा गया जो टेक्स्ट आया कि द रेबिड डॉग डज नॉट नो इट्स ओनर, अटैक व्हाटएवर इट फाइंड्स, माउथ इज ओपन, टंग इज आउट, आईज आर रेड एंड अदर डॉग रन अवे। कैसे पता लगेगा? इससे एक सवाल का जवाब मिल रहा है आपको कि ये जो कुत्ता है ये काटेगा तो हमें रेबीज हो जाएगा। तो उसके सिम्टम क्या होंगे वो इससे आपको पता चल रहा है, जो आज भी वैलिड है कि जब आप देखें कोई ऐसा कुत्ता जिससे बाकी कुत्ते भाग रहे हैं, आंखें लाल हैं, मुंह खुला हुआ है, टंग बाहर है और किसी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए हो सकता है कि ये खतरनाक कुत्ता, उसके काटने से आपको रेबीज हो जाए। ये आज से 1000 साल पहले की जो नॉलेज है वो ये है, जो कि आज भी कंसिस्टेंट है। अब हम आज की बात कर लेते हैं। हमें वो 2 सवालों के जवाब ढूंढने हैं। तो 2 सवाल कौन से? अगर पागल कुत्ता काट ले तो क्या मरना तय है? दूसरा, ये वैक्सीन लगाने से कुछ बचाव हो सकता है? इन दोनों सवाल के जवाब के लिए
आपको ले चलता हूं अमेजन। ये आज की इस परिस्थिति है। अमेजन अमेरिका में एक जगह है जहाँ पे लोग जंगलों में ऐसे ही रहते हैं, ट्राइबल लोग हैं, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे बैट्स यानी चमगादड़ का इलाका है। याद रखिए, जो रेबीज है वो सिर्फ कुत्तों में नहीं होता, हर तरह के एनिमल में हो सकता है। हम कुत्तों के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि हमारे आसपास चमगादड़ नहीं, हमारे आसपास शेर नहीं है, हमारे आसपास तो कुत्ते ही हैं और वही ज़्यादा काटते हैं, उनको काटने की आदत भी है, इसलिए हम कुत्तों में बात करते हैं, इसलिए समाज कुत्तों में बात करता है। तो इस एरिया में चमगादड़ ज़्यादा है। शेर भी काटेगा, उसके अंदर मुंह में भी वायरस हो सकता है, यही वाला, तो शेर के काटने से भी रेबीज हो सकता है, ठीक है ना। और ये सारी बातें जो बता रहा हूँ ये सुश्रुत संहिता में लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो कि शेर के काटने से या कुत्ते के काटने से, बिल्ली के काटने से, ऑल आर सेम। किसी के मुंह में भी ये सेम वायरस हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हमारा वास्ता किसी शेर से पड़ने वाला है नहीं, इसलिए उस चक्कर में वो वाला पार्ट हटा दिया, ध्यान में नहीं है आप सबका, लेकिन इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू द डॉग्स ओनली। तो यहाँ चमगादड़ होते हैं, इनका घर आप देख रहे हैं इस प्रकार घर होता है, जिसमें कोई भी चमगादड़ जब ये सो रहे होते हैं वो रात को उड़ के अंदर आ सकते हैं, उड़ के आते हैं और उनके सिर पे बैठते हैं, नाक में बैठते हैं, जहाँ बैठने का मौका मिला, और उनके बॉडी से ब्लड सक करते हैं, उनका फूड है। और ऐसे में जो चमगादड़ के अंदर जो रेबीज है, जो कुत्ते के अंदर होता है, उनकी बॉडी में आ जाता है। तो और ऐसे कितने लोग बच्चों में आता है, कितने लोगों में आता है? लगभग 100%। मतलब सारे विलेज को सबको एक एक बार, दो बार तो चमगादड़ ने काटा ही काटा है। और ये जब पाया कैसे, जब ये उनका टेस्ट किया गया, तो क्या टेस्ट है थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। अब देखिए, मान लो ये एक रेबीज वायरस है, ये कुत्ता है, इसके मुंह में ये रेबीज वायरस है। ये कुत्ता अगर मुझे काटेगा तो ये जो रेबीज है, ये जो है, ये मेरे बॉडी में चला जाएगा। अब जब ये मेरे बॉडी में जाएगा, ये तीर यानी कि रेबीज, तो उस वक्त मेरा बॉडी इस तीर के मुताबिक अकॉर्डिंगली ढाल तैयार करेगी, जिसे एंटीबॉडी बोलते हैं। वो हर एक तीर के हिसाब से वो अलग अलग साइज का होगा, तो बॉडी खुद ही तैयार करेगी। तैयार कब करेगी? जब बॉडी को ऐसा कोई शक होगा, कोई ऐसा इस तरह का घुसपैठ आ गया है ना। ये ढाल एंटीबॉडी बॉडी तैयार करेगी, ये ढाल उसको रोकेगी, अंदर जाने नहीं देगी, इसको किल करेगी, खत्म करेगी, तो बात खत्म होगी, ठीक है ना। तो और ये जो ढाल है, इसकी वजह से मैं बच जाऊँगा। अब ये ढाल जो है मेरे बॉडी में अगले 2-3 साल तक रहेगा, क्योंकि बॉडी समझता है कि हो सकता है कुत्ता दोबारा काटे या ऐसा कोई और कुत्ता काटे, जो परिस्थिति है, तो ढाल को बचा के रखता है कुछ समय के लिए। लेकिन कुछ समय में अगर दोबारा कोई कुत्ता नहीं काटता या रेबीज का वायरस नहीं आता, तो ढाल धीरे धीरे बॉडी से खत्म हो गया, नया नहीं बनाया। तो ये ज़रूरत पड़ने पे कौन सा ढाल कब काम आएगा डिपेंड करता है कि किस तरह का ये वायरस है, किस तरह की तीर है, वो छोटा तीर है, बड़ा तीर है, मोटा है, राइट। जैसे रेबीज के भी 18 प्रकार बना दी, उस तरह से ढाल का डिज़ाइन बॉडी चेंज करता रहता है, यानी कि एंटीबॉडी चेंज होती रहती है। अब जब यहाँ की बात करेंगे हम, आप स्विच मत करो बार बार, इसको ऐसे ही रहने। तो अब जब इन सारे पूरे गांव वालों का बॉडी में जब टेस्ट किया, तो पाया कि सबके बॉडी में ये ढाल रेबीज का पाया गया, जिससे ये साबित होता है कि पिछले कम से कम 3 साल के अंदर तो एक बार तो काटा ही होगा। तो फिर उस पर लिटरेचर बहुत सारे आने शुरू हुए और ये देखा गया कि इसका नाम दिया एबॉर्टिव रेबीज, कि बॉडी का नेचुरल इम्यूनिटी ने रेबीज को खत्म कर दिया, एबॉर्ट कर दिया, रेबीज के खतरे को खत्म कर दिया। तो इन जो गांव वाले हैं, ऐसे हज़ारों की तादाद में हैं जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ कोई मरता ही नहीं है रेबीज से, क्योंकि बॉडी की इम्यून सिस्टम एनफ होती है कि वो इम्यून सिस्टम उस रेबीज को खत्म करने के लिए अपना ढाल खुद बनाए, और वो ढाल 3 साल तो रहता ही है, फिर 3 साल बाद काटेगा तो बॉडी फिर बना लेगी, और वो ढाल बॉडी में है उन लोगों के, यानी कि एंटीबॉडी है, जिससे साबित होता है कि पिछले कुछ समय में उनको उनके बॉडी में रेबीज वायरस का अटैक हुआ है। तो इस पे पूरे दुनिया में हज़ारों लिटरेचर्स हैं, हज़ारों। ये कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कि एबॉर्टिव रेबीज सेल्फ हीलिंग, यानी कि ये लोग वैक्सीन वगैरह तो कुछ लगाते नहीं हैं, लेकिन ये फिर भी जिंदा हैं। तो जिंदा कैसे हैं? क्योंकि बॉडी हील कर रही है, उसी का ये सबूत है। जो बातें मैं बता रहा हूँ, ये सारी बातें रिसर्च पेपर वगैरह, ये सारे स्लाइड्स अगर आपको देखने हैं, बाद में भी bishrup.com/medical superstition में जाएंगे, इस लिंक में जाएंगे, तो ये सारा सबूत आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। बोलने का मतलब है कि ये सारा कुछ सिद्ध करना चाहते हैं, दोबारा तो देख सकते हैं। तो इस तरह ये साबित होता है
कि अगर कुत्ता काटे, बॉडी में रेबीज गया तो इंसान की बॉडी एंटीबॉडी बनाने के लिए सक्षम है और इंसान मरेगा नहीं, वो ठीक ही रहेगा, बॉडी उसकी फाइट कर सकती है। और ऐसे ये सारे अलग अलग रिसर्च पेपर मैं दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे ये अलग अलग रिसर्च पेपर और आ गए, सारे नए नए हैं, ये और आ गए, ये और आ गए कि रेबीज इज नॉट डेडली, जैसा उसको प्रोजेक्ट किया गया कि इससे इंसान का मरना तय है, ऐसा नहीं है। और इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए जितने रिसर्च पेपर हो सकते हैं उनमें से थोड़े से रिसर्च पेपर मैंने आपको अभी दिखाए। लेकिन ये रिसर्च पेपर अगर आप ChatGPT में ढूंढेंगे, गूगल में जाके ढूंढेंगे तो मिलने नहीं वाले, जबकि ये तो रेफरेंस पेपर है ही हैं, किताबों में, जर्नल के अंदर दबे हुए हैं, छुपे हुए हैं। इनमें से कुछ रिसेंट भी हैं, कुछ 5 साल पुराने हैं, कुछ 10 साल पुराने हैं, है पिछले 20-30 साल का अधिकतर रिसर्च पेपर, लेकिन है लेजिटिमेट जर्नल्स के, लैंसेट के हैं, प्लॉस के हैं, BMJ के हैं। लेकिन ये गूगल में नहीं दिखाई देगा, वो पकड़ेगा नहीं इसको, कि वो पकड़ेगा तो उसको ये भी बताना पड़ेगा कि इंसान मरता नहीं, जब रेबीज से काटता है तो मरता नहीं, क्योंकि इंसान के अंदर खुद की भी एक हीलिंग पावर होती है, उसी से वो ठीक होता है। तो पहला सवाल जो आपका है कि रेबीज का अगर काट ले, रेबीज हो जाए तो क्या हम मर जाएंगे? द आंसर इज नो, जरूरी नहीं, आप नहीं मरेंगे, चांसेस है कि आप नहीं मरेंगे, क्योंकि ये जितना डेडली बताया गया उतना डेडली है नहीं। और ये वो लोग हैं जिनको काटा था, जिन लोगों ने इसके बाद कुछ नहीं कराया, बस खून साफ कर दिया, हो गया काम, उतने में ही वो ठीक है, और ये लगातार है। तो जो एक मिसकंसेप्शन दिमाग में बढ़ रहा है कि रेबीज हमारे लिए डेडली ही है, बल्कि कुछ लोगों के लिए तो रेबीज फायदेमंद भी पाया गया। ये देखा गया कि जिनको रेबीज के कुत्ते ने काटा उसके बाद उनकी सेक्सुअल पावर बढ़ गई। अब आप में से कुछ लोग ढूंढेंगे कहाँ कुत्ता रेबीज का है ना। तो खैर इस बारे में, इस मुद्दे पे हम बात नहीं करेंगे, इसको कहीं और बात करेंगे। लेकिन क्योंकि हम रेबीज की बात कर रहे हैं तो याद रखिए, जो कोई वायरस होता है उसके लिए आपकी बॉडी आपका घर है ना, तो अपने घर को वो डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहेगा, वायरस की ये प्रवृत्ति नहीं होती है। लेकिन अगर आपने उसके बाद कुछ उल्टा सीधा क्या किया, उस पर आते हैं कि आपने रेबीज का वैक्सीन लगाया। तो अब रेबीज का वैक्सीन लगाने के बाद आपके बॉडी के अंदर जो वायरस घुस गया है वो और ज़्यादा एग्रेसिव हो सकता है। इसका सबूत आपके सामने है कि अब ये देखा गया है कि रेबीज का जो वैक्सीन है वो 100% फेलियर है। ये 2016 का है, ये 1993 का है। रेबीज के वैक्सीन पे जितने रिसर्च हुए हैं उनसे साबित होता है कि रेबीज का वैक्सीन 0% काम करता है, 0%। सबूत आपके सामने, और ऐसा कोई एक सबूत नहीं है, ऐसे बहुत सबूत हैं। ये फेलियर ऑफ रेबीज वैक्सीन कि वो काम ही नहीं करता, वो उतना ही काम करता है जितना काम ये मेरा ये नींबू और ये टोटका करता है, बस इससे ज़्यादा नहीं काम करता। ये और बल्कि रेबीज के वैक्सीन से रेबीज हो जाती है। ये सुन लो, रेबीज के वैक्सीन से रेबीज क्यों हो जाती है? क्योंकि रेबीज के वैक्सीन में होता क्या है, हालांकि इसमें HPV लिखा हुआ, मान लेते हैं रेबीज का वैक्सीन है। अब इससे होगा क्या कि जब इसके अंदर भी रेबीज का ही अंश है, वायरस ही इसके अंदर, उस वायरस को बॉडी में भेजा जाता है। अब ये साइंस को थोड़ा समझना पड़ेगा। मान लीजिए ये कुत्ता है, इसको ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं, ये रेबीज का वैक्सीन मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, और एक इधर रखो ना, ले। ये कुत्ता रेबीज वाला, इसने मुझे काटा तो ये मेरी बॉडी में रेबीज का वायरस घुस गया। इसको मैं जेल से घुसा देता हूँ, है ना। ये इसने मुझे काटा, ये देखो तो हाँ, घुस गया। अब मैं पैनिक हो गया, चोट भी लगी, खून भी टपका, रेबीज का वैक्सीन को मेरे बॉडी में। डॉक्टर पास गए, डॉक्टर क्या बोलेगा कि मेरे पास एक वैक्सीन है, इसके अंदर भी ऐसा ही एक और वायरस घुसा हुआ है, एक तो घुस गया, दूसरा भी घुसा गया। अभी बोलेगा, ये कन्विंस करने की कोशिश करेगा क्योंकि ये घुसेगा तो आप ठीक होंगे। सोच के देखिए, एक वायरस ऑलरेडी मेरे बॉडी में घुसा हुआ है और डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाया, अब ये दूसरे पर ये भी घुसा हुआ है। तो क्या दोनों के घुसने से अब मेरे मरने के चांसेस कम हो जाएंगे? कैसे हो सकता है? एक ऑलरेडी घुसा हुआ है, एक कुत्ते ने घुसाया, एक उस पागल डॉक्टर ने घुसाया, ऊपर से बोल रहे कि मैं ठीक हो जाऊंगा। ये कैसे हजम हो रहा है आपको? क्या लॉजिक है इसका? कैसे हजम हो सकता है ये बात कि जो चीज को से ठीक करना चाहते हैं वो एक और घुसा दो तो इंसान ठीक हो जाता है? ये लॉजिक है, ठीक है ना।
तो ये जो वैक्सीन है, वैक्सीन के अंदर कोई दवाई नहीं है, वैक्सीन के अंदर वही चीज़ है जो उस कुत्ते ने आपके बॉडी में घुसाया है, ठीक है ना। तो और ये मान भी लिया हमने, ठीक है ना। और मुझे पता है कि अभी आप लोग छोड़िए जो ऑनलाइन न्यूज़ सुन रहे हैं, अभी अगर आप घर से बाहर निकलेंगे कुत्ता काटेगा तब आपका दिमाग फिर शून्य हो जाएगा, फिर भी आप लगाएंगे। आस्था वाली बात याद रखिए, मानवता की अगर बात करें, इंसान में आस्था ऊपर आता है, इंटेलिजेंस नीचे आता है, पहले वो आस्था पे जाता है, इसलिए सर्वनाश होता है, इसलिए गड़बड़ होती है, इसलिए ये सब ये कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि रेबीज वायरस क्यों, वैक्सीन क्यों फेल होती है, कोई वैक्सीन क्यों फेल होती है, क्योंकि वैक्सीन का साइंस ये है कि जिस चीज़ से आपको बचाना है वही चीज़ एक और घुसा दो, वो इसके अंदर बंद है। और फिर इससे ये लॉजिक है कि जब ये वाला था ना जो मैंने यहाँ से पढ़ा था, हाँ, जब ये वैक्सीन से आएगा तो इसके अगेंस्ट बॉडी ढाल बनाएगा और ये ढाल इसको रोकेगी। जब ये घुसी के अंदर तो तब भी तो बॉडी ढाल बनाएगा ना। एक और घुसाने से आप बॉडी थोड़ा सोचेगा आप दो आ गया तो बनाना ही पड़ेगा, ढाल एक आएगा तो नहीं बनाऊंगा, या तो ऐसा कुछ हो। तो ये समझना पड़ेगा, जब कुत्ते ने आपके बॉडी में ये रेबीज डाल ही दिया है तो तभी बॉडी एक्टिवेट हो गया अपना ढाल एंटीबॉडी बनाने के लिए। एक और एडिशनली एक और अगर हम वायरस डाल देंगे तो उससे बॉडी की स्पीड ढाल बनाने की बढ़ेगी नहीं, उल्टा अब बॉडी में ज़्यादा वायरल लोड है जिससे बॉडी को इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए और मुश्किल हो जाएगी। और ऊपर से ये बात है कि इस रेबीज वैक्सीन के अंदर, फॉर दैट मैटर किसी वैक्सीन के अंदर ऐसे कई सारे केमिकल्स होते हैं, मर्क्यूरी होता है, एल्युमिनियम होता है, बहुत सारे एनिमल प्रोटीन होते हैं, जैसे सुअर का मीट, गाय का मीट होता है जो बॉडी ऑटोइम्यून रिएक्शन क्रिएट करता है। यानी कि अभी तो मेरा बॉडी सिर्फ वायरस से लड़ रहा था, अब इसके अंदर दिए गए जो पॉइजन है उससे भी लड़ना पड़ रहा है। और अब जब इंसान मर जाएगा तो बोलेंगे कि वैक्सीन लगाने में देरी कर दी इसने। आपने सुना होगा कि वैक्सीन लगाया और फिर मर गया, अरे तो वैक्सीन लगाने में देरी कर दी, 4 डोज लगाने से 2 ही डोज लगाए, कोई ना कोई बहाना मारेंगे, है ना। तो ये तो लेकिन सच ये है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए कि फेलियर ऑफ रेबीज वैक्सीन जब भी इन पे ट्रायल किए गए तो उसमें ये साबित हुआ। और ये एक दो ट्रायल नहीं है, ट्रायल पे ट्रायल है, राइट, रिसर्च पे रिसर्च पेपर्स हैं, पुराने हैं, नए हैं, आपके आमने सामने, कि रेबीज की वैक्सीन जो है वही रेबीज बना देती है। मान लो ये कुत्ता है, इस कुत्ते ने मुझे काटा और इसके मुंह में ये रेबीज का वायरस है ही नहीं इसके मुंह में। अब मैं डॉक्टर से चला गया तो डॉक्टर क्या करेगा, वैक्सीन डाल देगा। तो कुत्ते की वजह से वायरस मेरी बॉडी में नहीं आया, ट्रेलर तो लिख क्या लिख रहा है, तो पागल डॉक्टर की वजह से मेरे बॉडी में वायरस आ गया, समझ गए आप। तो कुत्ते ने नुकसान नहीं पहुंचाया, नुकसान आप पहुंचेगा जब वैक्सीन ले चुके होंगे। इसको थोड़ा करना, सर्च फिल्टर, ये वैक्सीन के मॉडल के लिए। तो ये समझना पड़ेगा लॉजिकली कि वैक्सीन बहुत ज्यादा आगे नहीं है, थोड़ा के पास उस तरफ ये समझना पड़ेगा आपको कि जब अब इंसान मरेगा तो हो सकता है, अधिकतर चांस है कि कुत्ते के मुंह में वो वायरस हो ही नहीं। लेकिन आप तो घबराए हुए हैं, और मैंने तो आपको बताया था कि इंसान जब डर जाता है उसे लूटना आसान हो जाता है। तब तो वो डरा दिया तो हॉस्पिटल छत से कूद सकता है, या अपने पिताजी का लाश हॉस्पिटल पड़ा तो पड़े रहने दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, नौकरी छूट गई, मास्क लगा के घर पे दुबक के बैठ सकता है, या दो पॉइजन जानते हुए भी लगा सकता है। इंसान को डरा देना चाहिए, तो वो डर का व्यापार है। जबकि असलियत ये है कि रेबीज वैक्सीन से ही रेबीज हो सकती है या होती है, और क्योंकि इसके अंदर डेथ बाय रेबीज वैक्सीन, इसके अंदर बीफ का, पॉर्क का मीट, जिसे हम बोल सकते हैं मेडिकल भाषा में जिलेटिन, वहाँ बीफ नहीं लिखा रहेगा, पॉर्क नहीं लिखा रहेगा, सुअर का मीट ऐसा नहीं लिखा रहेगा वैक्सीन के उसमें, जिलेटिन लिखा रहेगा। अब जिलेटिन तो यही होता है ना, लेकिन एक ऐसा शब्द लिख दिया जो आपको लगता है होगा कोई केमिकल, क्या पता करता। अब जरा सोच के देखिए कि आप क्या चाहेंगे कि आपके बॉडी के अंदर कोई गाय का मीट का कोई अंश हो, कोई सुअर का मीट का अंश हो, स्पेशली तब जबकि हमें पता है इससे कुछ फायदा तो है नहीं, नुकसान है। और वो जो एनिमल प्रोटीन जब बॉडी में ब्लड के बहाया जाता है, जिससे ऑटो इम्यून डिजीज ट्रिगर होता है कुछ लोगों के लिए, एंड वो ऑटो इम्यून डिजीज से फेटल हो जाता है मामला कभी कभी, और इंसान की मौत हो जाती है, वैक्सीन इंड्यूस्ड डेथ। लेकिन अब सारा का सारा दोष किस पे आ गया, वो कुत्ते ने काटा था ना उस वक्त, इसकी वजह से ये हो गया, राइट, बोल दिया है ना। तो ये रेबीज वैक्सीन एडवर्स रिएक्शन,
ये और भी कुछ रिसर्च पेपर आपके आंखों के सामने हैं, डेथ बाय रेबीज और रिसर्च पेपर हैं। और अब ये सारे रिसर्च पेपर वो हैं जिससे आपको ये समझ आएगा कि इवन जानवरों को भी रेबीज की वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। कि अपने कुत्ते को हर 2-3 साल में लगाते हैं ना, तो जो असर आपके बॉडी में आ रहा है वही एडवर्स रिएक्शन जानवरों में आ रहा है, लेकिन जानवरों की जो एडवर्स रिएक्शन है उसकी रिपोर्टिंग और इंसान में एडवर्स रिपोर्टिंग की जो रिपोर्टिंग है वो ग्रॉसली अंडर रिपोर्टेड। ये कई सारे पेपर्स हैं जिसमें यही मुद्दा उठाया गया कि इंसान को जो रेबीज के वैक्सीन से या जानवरों को भी जो रेबीज के वैक्सीन से नुकसान हो रहा है उसे रिपोर्ट ही नहीं किया जाता, वो अंडर रिपोर्ट किया जाता है, जिससे आपको लगता है कि सेफ ही होगा, क्योंकि ऐसा कुछ होता तो रिपोर्ट होता। और इसके कितने सारे एविडेंसेस हैं जो आपकी आंखों के सामने आप अभी देख ही रहे हैं, राइट। ये एविडेंसेस हैं, ये नेक्स्ट एविडेंस अगर मैं लिस्ट करने सकता हूँ तो ये दिखाने में ही आज का 2-3 घंटे निकल सकते हैं। मैंने थोड़े एविडेंस डाले हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए, राइट। तो इसीलिए अमेरिका में तो ये लॉ भी है, मेडिकल एग्जम्पशन क्लॉज इन रेबीज लॉ, कि अगर चाहे एनिमल लवर या कोई डोमेस्टिकेटेड अपने कुत्ते को रेबीज का वैक्सीन ना लगाए, क्योंकि उनको पता है इससे फ़ायदा कुछ है नहीं, नुकसान और है, तो वो लॉ भी है कि एग्जम्पशन भी मिल सकती है। लॉ के अंदर प्रोविजन इसलिए कर दी गई है, और ये प्रोविजन कोई आज की बात नहीं, बहुत पहले से ही है, राइट। तो जिसके ये सारे सबूत हैं जो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो वहाँ लोग थोड़े ज़्यादा जागरूक हैं और वो जाके क्लेम करते हैं कि मेरे डॉग को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, तो इस तरह के वैक्सीन हम अपने डॉग को नहीं लगाएंगे। उस तरह के वैक्सीन लगाएंगे तो डॉग को तो फ़ायदा नहीं, नुकसान है। और तब भी अब क्या है कि ये डॉग है, इसके बॉडी में रेबीज़ अभी फ़िलहाल नहीं है, मैं रेबीज़ का वायरस वैक्सीन लगा दूंगा तो रेबीज़ के बॉडी में गया कि नहीं गया, चला गया ना। अब ये जब काटेगा तो ये जो काटेगा वो जो रेबीज़ जो मेरे बॉडी में आ रहा है वो इसके बॉडी से, वो ओरिजिनली कहाँ से आया था, वो यहाँ से आया था। ये आपका टॉमी है, डॉक्टर पास ले गए, डॉक्टर रेबीज़ का वैक्सीन लगाओ, डॉक्टर ने ये वैक्सीन लिया और ये रेबीज़ इसके बॉडी में से ले लिया। आप इस डॉग को लेके आए हैं घर पे, तो आप कौन से वाले डॉग को लेके आए, रेबीज़ वाले डॉग को लेके आए घर, राइट। और आप सोच रहे हैं कि प्रोटेक्शन हो जाएगा। अब जब ये काटेगा तो इसके मुंह से रेबीज़ का जो वायरस आपके बॉडी में जाएगा वो पहले ओरिजिनली नहीं था, लेकिन आप ही डॉक्टर की दुकान से अपने इसके बॉडी में डलवा के लाए हैं। और अब भी आप सोचते हैं कि भाई डॉग कुत्ते को तो लगाना ही चाहिए वैक्सीन। ये बात सारे वायरस के लिए, सारे इन्फेक्शन एजेंट के लिए, कि जब भी कभी कोई इन्फेक्शन बॉडी में जाता है उस इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग आपका बॉडी एक एंटीबॉडी बनाता है, क्लियर है ना। वो एंटीबॉडी ये ढाल है, वो ढाल का जो डिज़ाइन है वो उस वायरस से स्पेसिफिक होता है, उसी के लिए बनता है, थोड़े दिनों के लिए बनता है। वो बॉडी अपने सूझबूझ से बनाता है, लेकिन वो तभी बनाएगा बॉडी जब बॉडी को कोई चैलेंज करेगा, उस तरह का इन्फेक्शन बॉडी में आएगा तभी बनाएगा। और कहाँ बनाएगा, बॉडी के हर हिस्से में बनाएगा, जहाँ भी उसकी जरूरत है वहाँ बनाएगा। अब ये घोड़े का एंटीबॉडी अगर बॉडी में चला भी गया तो कहाँ से गया, ब्लड से गया ना। ब्लड से गया तो बॉडी, पूरे बॉडी में घोड़े का एंटीबॉडी घूम रहा है, राइट। मान लेते हैं ये आपको ठीक कर देगा, या ये एंटीबॉडी वैसे काम करेगा जैसे हमारी बॉडी खुद की एंटीबॉडी काम कर, मान लेते हैं। लेकिन एक और बात आपको पता है कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, CNS, यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, पता नहीं, हमारे जो ऑटिज्म वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, ब्लड ब्रेन बैरियर है। और ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से हमारे ब्रेन के अंदर बॉडी में सर्कुलेट होने वाली एंटीबॉडी एंटर नहीं कर सकती, क्लियर बात। यानी लेकिन वायरस एंटर कर सकता है, रेबीज़ का वायरस। तो रेबीज़ का वायरस तो आपके ब्रेन में घुस गया, लेकिन रेबीज़ के लिए जो डॉक्टर ने घोड़े का एंटीबॉडी डाला वो तो ब्लड ब्रेन बैरियर रोक दिया। यानी कि ये हुआ कि ये एंटीबॉडी काम ही नहीं करेगी। वैसे भी रेबीज़ का वायरस जो है वो ब्रेन में ही ज़्यादा जाके अटैक करता है और ब्रेन में ये घुस नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसीलिए ये जो RIG है जो पिछले 10 सालों में ज़्यादा भारत में फैलाया गया, हालांकि अभी भी 10% जगह पे, फॉर्चुनेटली बहुत कम जगह पे है, इसलिए बहुत कम लोगों को इसका नुकसान है, अवेलेबल ही नहीं है। तो यहाँ पे ये समझना पड़ेगा, ये थोड़ा साइंटिफिक बात है कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, अगर वहाँ पे रेबीज़ का वायरस या किसी कोई वायरस जाएगा, कोई भी इन्फेक्शन जाएगा, तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का अपना इम्यून सिस्टम सक्षम है उसी वक्त वहाँ पे ही एंटीबॉडी बनाने के लिए सक्षम है।
क्योंकि वहाँ पे किसी और बॉडी के एंटीबॉडी को जाने की इजाजत नहीं है, ये बात समझना 40 पड़ेगा। ग्राम है, तो आप देख सकते हैं 30 से 40 ग्राम करीबन इतनी क्वांटिटी होती है। अब आप इसको अच्छे से वॉश कर लें और अब आपने पानी को बॉईल करने के लिए रखना है और बॉईल करते वक्त इनको जो वॉश करा हुआ है इसको अच्छे से क्रश कर लें हाथ से और पानी में उबालने के लिए डाल दें। अब पानी को तब तक उबालें जब तक कि वो 1/4 ना हो जाए। दैट मीन्स कि ये 2 लीटर जो पानी है जिसे आप देख सकते हैं उसको इतना उबालना है कि वो 1/4 हो जाए, यानी कि 500 ml। तो जब आप इतना उबालेंगे तो करीबन कम से कम आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे और जब आप डिकॉक्शन लेंगे तो करीबन इतना पानी आपको मिलेगा और यही पानी आपको वहाँ पे अप्लाई करना है वुंड वॉशिंग के लिए। तो इसका जो टेम्परेचर है वो अप्रॉक्सीमेटली 40 to 42 डिग्री होना चाहिए ताकि वो जो वॉश है वो अच्छे से हो सके। अभी आपने देखा कि ये वार्म वॉश, नीम डिकॉक्शन जब वो गर्म हो वार्म हो तब उसको उससे धोना है। दैट इज यहाँ पे स्टेप 1 की बात करते हैं। अब आता है स्टेप 2, नीम का लेप लगाना, नीम का पेस्ट जहाँ पे घाव है तो वहाँ पे बर्नॉल या ये आजकल जो लगाते हैं वो ना लगा के जो प्रूवन साइंस है वो नीम का लेप लगाना। लेप कैसे बनाएंगे? नीम लेप के लिए आपको करीबन 20 से 30 ग्राम नीम लीव्स की ज़रूरत है, जो कि इतनी क्वांटिटी होगी। इस प्लेट में आप देख सकते हैं। अब इसको अच्छे से वॉश करना है आपने और वॉश करके आपने इसको अब ग्राइंड करना है। आप खल में भी कर सकते हैं या फिर मिक्सी में भी कर सकते हैं और जब आप ग्राइंड करेंगे तो उसमें आपको पानी की ज़रूरत होगी। तो यानी 1 चम्मच या 2 चम्मच आप बार बार पानी डालते रहें और एक फाइन पेस्ट आपको मिलेगा, जैसे कि ये आपको वुंड में अप्लाई करना है। ये देखिए अभी के लिए तो इंसान है और पार्टी में लगाने की ये तो हो गया स्टेप 2 क्लियर हो गया ना ये। और ये रोज करना, 7 दिन का प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। स्टेप 3 हीट ट्रीटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बहुत पावरफुल है कि स्टीम सोना बाथ, स्टीम बाथ बोलते हैं, सोना बाथ बोलते हैं। 40 to 50 डिग्री सेल्सियस जितना आप कर पाएँ 10-10 मिनट दिन में 3 बार। एक बात मैं बता दूं, ये सारा कुछ मेरी खोज नहीं है, मेरा उपलब्धि नहीं है, ये पहले से ही दर्ज है, वो मैं वीडियो से दिखाऊंगा। मैं सिर्फ ये है उपलब्धि कि मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस का स्टीम बाथ फॉर 3 times a day फॉर 7 days। पहला दिन का पहला बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर में लिखा कि पहला बात से ही सारा वो वायरस खत्म खेल, लेकिन आगे ये भी लिखा है कि 7 दिन कर ही लो टू बी ऑन ए सेफर साइड, है ना। तो अब चौथा स्टेप क्या है कि ओरल मेडिसिन। उस 7 दिन में ओरल मेडिसिन कैसे लेना है? एक तो नीम लीफ, नीम के पत्ते, नीम के पत्ते का पाउडर ले सकते हैं। हमारे जो सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर उन सबको ये बात समझ आ रही होगी, आपने तो ये कोर्स में पढ़ा ही है। नीम के पत्ते का पाउडर 1 ग्राम पत्ते का पाउडर फॉर एवरी 10 kg बॉडी वेट। 40 kg का आदमी तो कितना ग्राम? 4 ग्राम दिन में 3 बार अगले 7 दिन के लिए, ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले, ठीक है ना। तो वार्म वाटर में घोल के पी लेना है। या आप ये भी कर सकते हैं कि भाई हर 10 kg पे एक पत्ता खा ही लीजिए। तो यानी कि अगर मेरा वेट 70 kg है तो ऐसे 5-7 पत्ते मैं सुबह भी चबा लूँगा, लंच में भी चबा लूँगा, डिनर में चबा लूँगा। पाउडर की भी आवश्यकता नहीं है, पत्ते तो आप हरे वाले खा लीजिए। और साथ में जो सुश्रुत में लिखा है तिलकल्क, तिल की एक चटनी, उसकी विधि अभी आपको समझाते हैं। ये चटनी बना के आपको 7 दिन तक लेना है। तिलकल के लिए आप लोग को 4 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तिल, काले तिल, और तिल का तेल, और ये गुड़, और लास्ट इंग्रेडिएंट है अर्क, अर्क का दूध। अब इनकी क्वांटिटी को देख लेते हैं। ये हमने तिलक बना रखा है। तिल को थोड़ा सा रोस्ट करके और पानी के साथ पीस कर हमने ये एक तिल की चटनी बना ली है। अब इसमें हमें तिल का जो तेल है वो करीबन हम लोग डालेंगे 2 चम्मच 10 ml के करीब। और गुड़ जो डालेंगे करीबन 4 ग्राम के करीब।
और जो अर्क डालना है वो बहुत कॉशियसली डालना है, बिकॉज ये एक मेडिसिनल का काम करेगी अगर आप डोज सही डालेंगे, अदरवाइज फेटल भी हो सकता है। तो इसकी 1 या मैक्सिमम 2 बूंद से ज़्यादा नहीं डालना। धुरंधर का पब्लिक रिव्यू लाखों में गया था, इसने कोई सा टाइम जब धुरंधर आई थी अबे गया होगा, 1-2 लाख तो गए होंगे। आप देख सकते हैं कि इसकी दूध है वो निकल रहा है, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। मेरा हाथ बहुत हिल रहा है यार आज। ये बड़ा टेस्टी सा चटनी बन गया है, कोई ट्राई करना चाहेगा? जरूरी नहीं कि कुत्ता काटने तभी खाना है इसको, ऐसे भी खा सकते हैं। अरे नहीं ओए, कौन कौन ट्राई करना चाहता है अरे भैया आप में से? है कोई? आइए बताइए सबको कैसा लग रहा है। और कोई ट्राई करना चाहता है? आइए चटनी जो बनी गई है बताया नहीं आपने, बहुत टेस्टी। तो इसको लेगा। तो यहाँ पे आपने देखा स्टेप 4 में कि क्या आपको करना है, इसकी दवाई कैसे बनानी है, इसके रेफरेंस में आपको देने वाला हूँ। और स्टेप 5 वाटर फास्टिंग, मतलब 3 दिन के लिए खाना पीना बंद, सिर्फ पानी पी के रहना है। और उसके बाद 4 से 7 दिन के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे रहना है। जैसे DIP टाइप माइनस ब्रेक तो हम बोलते हैं, रॉ DIP टाइप जिसे बोलते हैं। CIM के स्टूडेंट्स सारे एविडेंस जानते हैं इसके। चलो देखिए अभी आज 7 मार्च को जो हमने प्रोग्राम किया, आज का दिन नाइस फाउंडेशन डे है हमारे। बस खड़े। अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये हैं हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारे कोर्स सर्टिफिकेट इंटीग्रेटेड मेडिसिन या CNTP सर्टिफिकेशन इन नीड थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स या CAR जिसे बोलते हैं सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल कोर्स। तो ये कोर्स के जो छात्र हैं जिनका फाइनल पूरा एग्जाम हो गया है और आज कॉन्वोकेशन में आए हैं और आपके पीछे देख रहे हैं, ऐसे ही इस बार करीब 350 हमारे स्कूल्स को कॉन्वोकेशन में ऑनर किया गया। और इससे पहले आपने जो देखा, जो हमारे पहले बैच के स्टूडेंट हैं उन्होंने क्लिनिक खोले, डॉक्टर BRC क्लिनिक अंडर एक होम। और क्लिनिक हमारे पूरे देश दुनिया में करीब 20 देशों में है और भारत में अधिकतर है और 1000 से अधिक क्लिनिक है और ये अधिकतर लोगों ने घर पे ही खोले हुए हैं। और आज के कार्यक्रम का मुख्य संदेश या मुख्य उद्देश्य ये था बताने का कि बड़ी से बड़ी बीमारी आप सबने अभी देखा, कैंसर की बीमारी देखी, किडनी डिजीज देखी आपने, लिवर की डिजीज देखी, ब्रेन डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर देखा, आपने देखा गैंग्रीन देखा। ये वो सारी बीमारियां हैं उन पेशेंट्स की जो पूरे भारत में, चाहे एम्स हो, चाहे अपोलो हो, चाहे फोर्टिस हो और बड़े से बड़े या मैक्स हो, ये सारे हॉस्पिटल में जाके जब उनकी हालत बद से बदतर हो गई और कोई उम्मीद नहीं रही, तब वो लोग इन हमारे इस तरह के स्टूडेंट्स ने जो छोटे छोटे क्लिनिक खोले वहाँ पे गए। और आपने देखा कि जिनका ट्रीटमेंट 7-8 चला गया था वो 1-2 से नीचे आ गया, जिनका हफ्ते में 3 डालने से होता वो पूरी तरह छूट गया, जिनके पैर गल गए थे, सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन बोल दिया था, उनका पैर पूरी तरह ठीक हो गया। स्टेज पे आगे आपको दिखाया लिवर के पेशेंट्स की बुरी हालत, तो उनका SGPT, SGOT, उनका बिलिरुबिन और उनका हीमोग्लोबिन सारा आंकड़े यहाँ पे दिखाए, वो पेशेंट खुद आया। और उसके बाद जस्ट हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं इसी तरह के स्टूडेंट जो क्लिनिक में आए वो पेशेंट वो पूरी तरह ठीक हो गए। तो अलग अलग बीमारियों के हमने एक पेशेंट लिए थे और पहले 3 पेशेंट हमने दिखाए थे ऑटिज्म और ADHD रिवर्सल के। एक मैसेज जो मैं आपको देना चाहूँगा, आज हमारे देश में करीब 50 लाख ऑटिज्म के पेशेंट हैं जिनको ऑटिज्म का मतलब पता नहीं। इतना समझ लें कि बच्चे की उम्र 10 साल, उनका दिमाग 2 साल का, यानी कि 2 साल का दिमाग 10 साल की बॉडी में घुस गया। तो अब जिस तरह का बीमारी है वो ये है। ADHD मतलब एक बच्चे की बॉडी लेकिन अंदर बंदर का दिमाग। तो ऐसे बच्चे स्टेज पे आए थे, ना केवल स्टेज पे आए, उन्होंने गाना सुनाया, उन्होंने बोल के दिखाया, जो बोल नहीं पाते थे माँ बाप के आगे तीसरा वर्ड। और ऐसे बच्चे जो ऑटिज्म के शिकार थे उन्होंने अच्छी अच्छी पेंटिंग बनाई, वो पेंटिंग एग्जीबिशन हमने लगाया और पेंटिंग एग्जीबिशन को बड़े चाव के साथ हमारे जो ऑडियंस थी
उनमें से कई लोगों ने वो पेंटिंग खरीदे भी और वो पेंटिंग ने ऐलान भी किया, और जो पेंटिंग बिकी है उनकी राशि उन्हीं स्टूडेंट्स को, उन्हीं बच्चों को जो ऑटिज्म के पेशेंट एक टाइम माने जाते थे, एक टाइम पे जिनको आज से 3 महीने पहले ही तक बोला गया कि ऑटिज्म के बच्चे जिंदगी भर माँ बाप पे निर्भर रहेंगे, वही वाले बच्चे ने पेंटिंग बना के दिखाया, वो पेंटिंग बिका भी, ये पैसा भी उनको जाने वाला है। तो मैसेज बहुत क्लियर है। अगर आप जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आपके आसपास कोई ऑटिज्म का बच्चा है, कोई ADHD का बच्चा है, तो वो हमसे कांटेक्ट कराएं। bishru.com/autism में जाके फॉर्म भर सकते हैं। वो ऑटिज्म का इलाज हम पूरी तरह से मुफ्त करते हैं, इसमें कोई पैसा लेते नहीं है। इसमें हमारे पास 5000 लोगों के डेटा है, 5000 ऐसे बच्चों का। ये पेन ड्राइव है। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मैंने हेल्थ मिनिस्ट्री वगैरह सब जगह, मेडिकल काउंसिल, मेडिकल एसोसिएशन, उन सबको पत्र लिखा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को, कि हमारे डेटा देखो और आप ये खुद ही जांच करो। हमारे पेशेंट रहेंगे स्टेज पे, ये 5000 के डेटा अलग से है कि भाई ऑटिज्म ठीक होता है, ADHD ठीक होता है, किडनी फेलियर ठीक होता है, और लिवर डिजीज ठीक होती है, कैंसर ठीक होती है, और ठीक होने और घर पे होती है, आसानी से वो मुफ्त में होती है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक भी मेडिकल फर्टिलिटी से कोई नहीं आया, क्योंकि वो अपनी आंखें बंद रखना चाहते हैं। उनका ध्यान पूरी तरह से HPV वैक्सीन पे। फिलहाल तो HPV वैक्सीन का खेल जो देश में चल रहा है, इसका उजागर करना भी आज का मेरा मकसद था। और क्लियर शब्दों में बोल रहा हूँ, जो HPV का खेल भारत में चल रहा है, वो पूरे देश को बांझ बनाने का, इनफर्टाइल करने का कैंपेन चल रहा है। इनफर्टाइल करने के लिए बहाना है मान लें कि हम बच्चों की चिंता है, आगे सर्वाइकल कैंसर भारत में ना हो। सर्वाइकल कैंसर की बीमारी तो हमारे भारत में अभी भी नहीं है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सर्वाइकल कैंसर के बीमार लोगों को जानते हैं, राइट? मैं इतने साल से इस फील्ड में हूँ, मुझे अभी तक 1 या 2 ऐसे पेशेंट मिले होंगे, और वो भी पूरी तरह ठीक हो गए। तो सर्वाइकल कैंसर जो होता है, वो किसी वायरस की वजह से ना होके, वो हाइजीन प्रॉब्लम है। तो अगर वो हाइजीन प्रॉब्लम है, तो बच्चियों को ठीक से सैनिटरी नैपकिन मिले, उनको अच्छा खाना मिले। ये न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, तो ठीक से न्यूट्रिशन मिले। तो जो पैसा वैक्सीन पे खर्च कर रहे हैं, यानी कि बाहर से विदेशी को वैक्सीन के, आज अभी आपको पता है, बिल गेट्स की बात आपको पता है, एप्स्टीन फाइल की बात पता है। तो हो ये रहा है कि एक तरह से मैं तो बोलूँगा, ये ब्लैकमेल करके बाहर के जो लोग हैं, मर्क कंपनी है, बड़े बड़े फार्मा लॉबी है, कुछ भी हमारे देश में बेच रही है। अब हमारे मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मजबूरी है कि उसको किसी न किसी बहाने हमारी जनता पे ठुकरे जा रहे हैं, बोल रहे हैं मुफ्त में कैसे हो सकता है? हमारे आपके पैसे से ही तो वो लिया जा रहा है, और वो पैसा हमारे देश में नहीं खर्च हो रहा है, वो बाहर जा रहा है, और बदले में जहर खरीदा जा रहा है। जहर का नाम है HPV वैक्सीन, जो मैंने आपको सारे सबूत दिखाए। आज से 10 साल बाद आप याद करेंगे, इस तरह से आज से ठीक 6 साल पहले इसी ऑडिटोरियम में 29 नवंबर 2020 को मैंने आपको वीडियो भी दिखाया। मैंने बताया था कि भाई कोविड का वैक्सीन आएगा तो मत लगाइएगा, और लगाएंगे तो राम राम सत्य हो जाएगा, बड़ी दिक्कत आ जाएगी। 6 साल पहले वो आज का सत्य, वो आज सत्य देख रहे हैं। ठीक इसी तरह से आज मैं बता रहा हूँ कि HPV वैक्सीन बिल्कुल मत लगाइए, ऐसे लोगों को भगाइए और लोगों को जागरूक कीजिए। आप देखेंगे आने वाले टाइम में जो गलती से जो लगा बैठे हैं, उनमें इसका दुष्प्रभाव उसी तरह से दिखेगा जिस तरह से बाकी देशों में दुष्प्रभाव दिखा है। जिस तरह से हमारे देश में भी जब ट्रायल बेसिस पे 2009 में किया था, कई बच्चे आंध्र प्रदेश की ट्राइबल गर्ल्स जब मरने लगी थी, बेहद बीमार पड़ी, कुछ बच्चियाँ मर भी गई, तब जाके आदिवासियों का दिमाग खुला और उन्होंने बिल गेट्स के जो भी उनके ऑफिशियल्स थे उनको भगाया वहाँ से। उनके ऊपर केस भी दर्ज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो पहला मकसद आज हमारा कॉन्वोकेशन है। कॉन्वोकेशन के कुछ पार्टिसिपेंट्स आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। हमारे पूरे देश में और पूरा बाहर 20 देशों में मिला के 1000 से अधिक डॉक्टर की ऐसी क्लिनिक है। छोटे छोटे दिखने में क्लिनिकों की फोटो दिखाई, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि उस क्लिनिक में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनके पास जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो बीमारी आपको लगता है कभी नहीं हो सकती, 15 साल 20 साल से परेशान है, वो कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। और ये नॉलेज आप खुद भी ले सकते हैं, हम मेरे स्टूडेंट बन के जैसे ये बने हैं, या हमारे वीडियोस देख के, या हमारी किताबें पढ़ के। जरूरी की कोर्स करना जरूरी है, वीडियो देखिए, किताब पढ़िए। फाइनली मैं एक आखिरी बात बोलना चाहूँगा, यू डोंट नीड मेडिकेशन, यू जस्ट नीड एजुकेशन। और जब भी सरकार बोले कि मुफ्त में मिल रहा है तो अलर्ट हो जाइए, शक से देखिए उसको, सबूत मांगिए। मुफ्त में सरकार सिर्फ वही दे सकते हैं जिससे उनको फायदा होगा, कोई चीज़ मुफ्त में होती नहीं है। वो चीज़ हमारे टैक्स के पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से अगर खर्चा करना ही है तो न्यूट्रिशन पे खर्चा करके दिया जाए बच्चों को, या हाइजीन पे खर्चा करके दिया जाए, बजाय इस बात के कि बाहर से वैक्सीन खरीद के वहाँ ले रहे हैं, वो भी एक पॉइजन है।